हाँ, सारा वक्त लगा दीजिए उस काम को करने में जो आपका वक्त बदल दे। हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप अपने एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। सिलेबस जो होता है, जो एक सिलेबस होता है जो आयोग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दूसरा सिलेबस होता है जो आप अपने खुद से डिजाइन करते हैं, खुद से सोचना शुरू करते हैं, वो होता है PYQs। सो मेंस के PYQs हों या प्रीलिम्स के PYQs हों, बट बेसिकली हम ये बात करेंगे आज प्रीलिम्स के PYQs के बारे में। सो इंडियन इकोनॉमी के प्रीलिम्स के PYQs हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल। सो जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सिलेबस जो होता है आपका, वो आपको PYQ से उसका आइडिया लगता है सिलेबस का। रहने दो उसको, वैसे ही प्राइवेट है वीडियो, ठीक है। सो PYQs का जो पता लगेगा वो कैसे पता लगेगा आपका, वो आपका सिलेबस का जो पता लगेगा वो आपको PYQ से पता लगेगा। एक आइडिया आपको आता है। देखो, जब आप मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तब आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना कैसे है, क्या चीज़ें इस टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें आयोग पूछ चुका है और इससे रिलेटेड और क्या क्या पूछ सकता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं। सो इन दैट केस इस सीरीज में आज हम इकोनॉमी शुरू कर रहे हैं। जीएस में आपका इकोनॉमी शुरू कर रहे हैं और इकोनॉमी में हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है। पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो, क्योंकि ये आपका कोई लेक्चर नहीं है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, बट येस, बिकॉज मैं आपके मान के चल रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के नहीं पढ़े हैं। सो PYQs को वो डायरेक्टली देख रहे हैं। तो ऐसा होता है, देखो, पढ़ने का एक तरीका ही होता है कि जब आप अपनी स्टैटिक बुक को पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप PYQs को साथ लेकर चलिए, ठीक। सो जिन स्टूडेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा है वो डायरेक्टली आ चुके हैं PYQs पे, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बताऊंगी। जो भी टॉपिक पूछा हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करूंगी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सीधे क्वेश्चन देख लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा आपको नहीं होगा। सो नाउ क्वेश्चन है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। और आप देखेंगे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ चुका है जिसमें आपको ये पता लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़ना चाहिए। क्यों ध्यान से पढ़ना चाहिए, अभी जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब हमें ये चीज़ पता लग जाएगी। सो इंडिया एडॉप्टेड द concept of mixed economy ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में, इंडिया में जो मिक्स्ड इकोनॉमी, ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कब स्वीकार किया, कब हमने इसको स्वीकार किया। वेट अ सेकेंड, बहुत सफोकेशन हो रहा है इसके अंदर। हाँ, बहुत सफोकेशन हो रहा है। सो नाउ, जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, हमने इसको कब स्वीकार किया, कब इसको एडॉप्ट किया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, आपके पास ऑप्शंस हैं कि भारत का जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो क्या हमने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी का जो ये कॉन्सेप्ट है, तब क्या हमने इसको स्वीकार करा था, तब स्वीकार किया था क्या। दूसरा ऑप्शन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान, क्या सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इसको एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है, या फिर 1948 की औद्योगिक नीति, 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसमें हमने इसको अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखो कितना इंपॉर्टेंट, ये UPPCS, ACF, RFO मेंस,
पेपर 2 2021 2007 में, यूपीएपीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, जीएस 2007 में कितनी बार ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है। एसी चला सकते हैं क्या थोड़ी देर, थोड़ा सा बस सफोकेशन ठीक हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो है कॉन्सेप्ट हमने स्वीकार कब किया है, अडॉप्ट कब किया है। तब आप इसमें बताइए कि देखो मिक्स्ड इकोनॉमी की जब आप करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो ये जो टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का क्या मतलब है, मिश्रित का क्या मतलब है। देखिए मिश्रित का मतलब है कि कुछ लोग होंगे जिन्होंने इसको मिक्स्ड किया होगा, कुछ से मिलकर ये मिक्स्ड हो गया होगा। अब किससे मिलके मिक्स्ड हो गया, किससे मिक्स्ड हुआ। देखो भारत के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो है सरकार, सरकार, और दूसरे हैं निजी लोग, निजी लोग। इसको बोलते हैं पब्लिक, सार्वजनिक, इसको बोलते हैं प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दो तरह के लोग भारत के अंदर रहते हैं। जब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो बात इसमें आती है कि ये दोनों मिलकर साथ साथ ये दोनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। इसको बोलते हैं, दोनों मिलकर साथ साथ अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। सरकार भी अर्थव्यवस्था, पब्लिक सेक्टर भी अर्थव्यवस्था में काम कर रहा है और निजी सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर भी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। दोनों इसी मिलके इसको चला रहे हैं। तो देखिए अब जरूरत क्या है, दोनों मिलके चला रहे हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ रही है। अपना सेपरेट सेपरेट भी तो काम कर सकते हैं, पहले गवर्नमेंट ऐसा करती भी तो थी, ठीक है। फिर हम समाजवाद, पूंजीवाद, इन सारे कॉन्सेप्ट में मैं आपको नहीं घुसाऊंगी, मैं आपको सिर्फ सिंपल चीज़ें बताऊंगी बिकॉज वो हमारे लेक्चर का पार्ट हो जाता है, ठीक। सो देखो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, लाभ क्या है इससे। देखो सरकार के पास आप देखेंगे कि सरकार के पास सेना है, रक्षा है, सरकार के पास रेल है, रेलवे है सरकार के पास परमाणु ऊर्जा आप कह सकते हैं, या सरकार के पास ऊर्जा है, ठीक। अब जब सरकार के पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो सरकार को निजी क्षेत्र की क्या जरूरत है, वो अपना काम खुद कर ले। ऐसा भी तो हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र की भी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। निजी क्षेत्र के पास यूजर्स हैं, उपभोक्ता हैं। निजी क्षेत्र के पास इनोवेशन है, नवाचार है। निजी क्षेत्र के पास श्रमिक हैं, वर्कर्स हैं। निजी क्षेत्र के पास क्षमताएं हैं, उस काम को करने की क्षमता है। इसलिए अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा हम चाहते हैं वैसा आउटपुट, या कह सकते हैं कि आउटकम आ सकता है। अच्छा, आउटपुट और आउटकम में आपको डिफरेंस पता होगा ना, वैसे इसका पार्ट नहीं, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप चाहे प्रीलिम्स कर रहे हैं चाहे मेंस कर रहे हैं, क्वेश्चन कभी भी आपको ऐसा मत समझना कि 100% रटने से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, पकड़ अच्छी होती है टॉपिक पे। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी टॉपिक को लेके अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन जो भी पूछ ले, क्योंकि डायरेक्टली आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना है कि आयोग बिल्कुल 1 to 1 वही लाइन वही वर्ड्स लिख के दे देगा, ऐसा नहीं होता। सो वैसा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी होती है तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर देते हैं। फाइन। सो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ आउटपुट एंड आउटकम का, क्योंकि ये आपका हर जगह इस्तेमाल होने वाला है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए। अब देखो आउटपुट का क्या मतलब होता है कि अगर सरकार कोई काम कर रही है या आप भी कोई काम कर रहे हो, ठीक है। सो आपने कहा कि देखो जो बुक्स हैं वो हमें प्रिंट करानी है, बुक्स जो है वो प्रिंट करानी है। तो लेकिन आपने क्या बनाया कि भाई ये जो पर्टिकुलर
इनपुट है, इतना पैसा लगाने से हमें इतनी, जैसे 100 बुक्स प्रिंट हो जाएंगी, 100 बुक्स जो है प्रिंट हो जाएंगी। आपने ये हिसाब लगाया, तो आपने हिसाब लगाया कि इतना इनपुट लगाने से, इतना पैसा खर्च करने से हमें 100 बुक्स मिल जाएंगी, इतना आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस आउटपुट की वजह से, इस आउटपुट की वजह से बदलाव कितना आ रहा है, चेंजेस कितने आ रहे हैं, बदलाव कितना आ रहा है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आउटकम। आउटकम क्या निकल रहा है, उन बुक्स को पढ़ने से लोगों के अंदर निर्णय लेने की कितनी क्षमताएं निर्माण हो रही हैं, निर्णय लेने की क्षमता पे क्या कोई इफेक्ट पड़ा, क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट आया, लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई, लोगों की नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट आया, लोग उसको अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या उसको यूज कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, दैट इज आउटकम, ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपको समझ आ गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या चीज है, ठीक। अब देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, ये कब आया था, ये आया था, इसमें कॉन्सेप्ट आया था 1948 का, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, औद्योगिक नीति आई थी, तब इसमें कॉन्सेप्ट आया था, इसकी अवधारणा आई थी, इसकी अवधारणा आई थी। मैं बाइलिंगुअल इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल है, पता नहीं आप हिंदी मीडियम से हैं इंग्लिश मीडियम से, तो थोड़ा आपको समझने में ईजी हो जाएगा, ठीक। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया तो 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में था, लेकिन इसको यूज जो हमने किया, इसको स्वीकार जो हमने किया, वो किया दूसरे 5 ईयर प्लान में। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब था, 1956 से 1961 का जो ये टाइम पीरियड था, इसमें हमने इसको स्वीकार किया। अब आपको ये चीज समझ आई कि क्वेश्चन ध्यान से क्यों पढ़ना चाहिए। इन्होंने ये नहीं पूछा कि अवधारणा कब आई, अवधारणा को स्वीकार कब किया, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने इस पूरा टॉपिक पढ़ लिया, एकदम आप एक्साइटेड है, अरे वाह मिक्स्ड इकोनॉमी का क्वेश्चन, ये टिक लो आंसर, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस के साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक। अब देखो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था बेसिकली, इसका अब एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ, इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मान के चल रही हूँ कि नहीं कुछ पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा। देखो इंडिया की जो इकोनॉमी थी, हम उपनिवेश थे भारत के, ब्रिटेन के ऑब्वियसली, तो हम क्या कर रहे थे, देश जब आज़ाद हुआ था तो 5-5 साल के लिए हम प्लान्स बना रहे थे, ताकि उन प्लान्स, पहला जो 5 साल का प्लान बनाया उसमें हमने कृषि को डेवलप करने का सोचा, ताकि पहले पेट भरें, अपना पेट भरेंगे तभी तो दूसरा कोई काम हो पाएगा। तो पहले 5 ईयर प्लान में हमने कृषि को देखा, दूसरे 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि लोगों को रोजगार मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमने फोकस किया, हमने औद्योगिकरण पे फोकस किया, औद्योगिकरण पे फोकस किया, क्योंकि औद्योगिकरण एक ऐसा सेक्टर है, जब हम 3 सेक्टर्स के बारे में भारत में बेसिकली पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर जो कृषि पे फोकस करता है, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करता है, टर्सरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर पे फोकस करता है, सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर में 3 सेक्टर काम करते हैं बेसिकली इकोनॉमी को चलाने के लिए। ये जो सेक्टर है ये बेसिकली वो सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है इन तीनों सेक्टर्स में से, इसलिए हम क्या लेकर आए, यहाँ पे हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया कि देखो हम काम का जो आउटकम है वो भी, क्योंकि हमें बेसिकली आउटकम, हमें बदलाव लाने के, जो औपनिवेशिक, जो कॉलोनियल लेगेसी हमारे माइंड में थी, उस लेगेसी से हमें बाहर निकलना था। सो इसके लिए हमें ये सारा काम करना चाहिए था, इसके लिए हम ये लेकर आए। सो बेसिकली हमने इसको एक्सेप्ट कब किया है, सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक। सो आपका सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। क्योंकि हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा और ऑप्शंस को भी जान लेते हैं। तो बेसिकली हम देखो, क्या संविधान का जब निर्माण हो रहा होगा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, आप बताइए क्या जब संविधान का निर्माण हो रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम हो रहा होगा, तब क्या हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना एंड ऑल ये सारी बातें कर रहे होंगे उस टाइम पे? बिल्कुल। क्या बातें कर रहे होंगे?
अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो संविधान का जब निर्माण हो रहा है तब हमें पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे, देश के एकीकरण पे। इतनी सारी रियासतें भारत के अंदर, वो चाह रही थी हम पाकिस्तान में चले जाएं, स्वतंत्र रहें, कुछ भारत में मिलना चाह रही थी। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। तो बिल्कुल जो देसी रियासतें हैं उनको एकीकरण पे भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा होगा तब ये बातें हो रही होंगी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। और क्या बातें हो रही होंगी, बातें हो रही होंगी कि देखिए जो इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है भारत के अंदर उसको कैसे एड्रेस किया जाए, उसको कैसे संबोधित किया जाए। लेकिन हाँ बिल्कुल, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी पे हम बात नहीं कर रहे हों, लेकिन ये बात हम जरूर कर रहे होंगे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था में असमानता है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, जो इंडिया की इकोनॉमी में जो इनइक्वालिटीज हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। इस तरह की बातें हो रही होंगी भारत के संविधान जब निर्माण हो रहा होगा। ये नहीं बात हो रही होगी कि मिक्स्ड इकोनॉमी को स्वीकार किया जाए। ठीक, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन हमने डिस्कस कर ही लिया है। थर्ड ऑप्शन में हमने देखा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी तो कॉन्सेप्ट आया था और पंचवर्षीय योजना में इसको स्वीकार कर लिया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ये भी देख रहे हैं कि बार बार रिपीट भी हो रहा है एग्जाम रिपीट भी हो रहा है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, PYQs देखने आपको जरूरी है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी देखो। अब देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज चेंज करके, पहले तो इतनी बार पूछ लिया, सेम ही रिपीट कर दिया, और यहाँ भी देखिए, ये देखिए आप कितनी बार रिपीट हो चुका है। कॉन्सेप्ट तो सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बस थोड़ा चेंज हो गया है। नाउ क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है। क्वेश्चन सिंपल सा है, ये पूछा है। सो आधुनिक ऑप्शन है, आधुनिक एवं पारंपरिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर्स। देखो आप जो हैं पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। जब मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, पढ़ने के साथ आपका फटाफट आंसर आ जाना चाहिए, बिकॉज बहुत ईजी तरीके से हमने चीज़ों को समझा है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सेकेंड ऑप्शन, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक, एक देखो जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो इतना रिवीजन करो, इतने इजी तरीके से समझो ताकि चीज़ें आपकी टिप्स पे आ जाए, ऐसे चुटकी में आंसर आप कर दें। ठीक, स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेक्टर, आधुनिक और पारंपरिक समाज का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर, ट्रेडिशनल सोसाइटी। सो आपके सामने चीज़ें हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी है जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं, वही है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका कॉन्सेप्ट हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। सो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों साथ में काम करते हैं। कोएग्जिस्टेंस होता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का, दोनों मिलके काम करते हैं। क्यों करते हैं वो चीज़ हम डिस्कस, अच्छा यही अगर मेंस का क्वेश्चन होता तो इसको हम और अलग तरीके से देखते कि अर्थव्यवस्था दोनों साथ काम करते हैं तो जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है, पूंजीवाद और समाजवाद का संतुलन स्थापित करता है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट निकल के आ जाते हैं जब हम मेंस की क्लास पढ़ते। सो फिलहाल प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया दैट इज मोर देन इनफ। फाइन, सो ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, विच इंटरेस्ट डज द इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रोटेक्ट। ठीक है, कौन सा जो भारत का जो इंडियन मॉडल है डेवलपमेंट का, वो किसके हितों की रक्षा करता है। तो भाई इंडिया विकास का इंडियन मॉडल जो है, विकास का अगर डेवलपमेंट के मॉडल की बात करेंगे तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में, उसको बढ़ाने में किस किस का रोल है। सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन सीधा सा ये पूछा है। सो क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके पास हैं कि इंडिविजुअल व्यक्ति का जो है उसके हितों की सुरक्षा करता है क्या केवल राज्यों के हितों की सुरक्षा करता है, या व्यक्ति और राज्य दोनों, बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट दोनों की रक्षा करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स 2013 में ये क्वेश्चन
पूछा गया है और बिल्कुल रिपीट होने के पूरे चांसेस होते हैं जब हम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। फाइन, सो हमने अभी पढ़ा कि देखो जो भारतीय मॉडल है विकास का, इंडियन मॉडल जो है डेवलपमेंट का, उसमें हम पढ़ते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी काम करती है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था काम करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में काम करती है। सो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर काम करते हैं। दैट मीन्स पब्लिक मीन्स व्यक्ति, राज्य, पब्लिक मीन्स राज्य और प्राइवेट मीन्स व्यक्ति, मतलब दोनों के ही हित हैं इसमें, दोनों के हितों की रक्षा करता है। तो जिस ऑप्शन में आपके दोनों के हित होंगे वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्ति और राज्यों, बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट, दोनों के हितों की सुरक्षा करता है भारत का जो विकास मॉडल है। भारतीय विकास मॉडल दोनों की सुरक्षा करता है, इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था। क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? समझा देती हूँ थोड़ा। जैसे एक ये देश है, ये कोई एक देश है, ठीक, ये भारत है सपोज, ठीक। अब भारत में क्या हो रहा है? भारत की अपनी एक इकोनॉमी है, अपनी एक अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का देखो एक साइकिल होता है, अर्थव्यवस्था का एक साइकिल होता है कि हमने मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, वहाँ से मुझे पेमेंट मिल रही है, मार्केट में जाके मैं कोई सामान खरीद रही हूँ, वो सामान वाला कहीं और से सामान लेकर आ रहा है, तो ऐसे साइकिल जो है वो घूमता रहता है। तो यही होता है इकोनॉमी का साइकिल। अब क्या हो रहा है कि चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो चीज़ों का उत्पादन करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो चीज़ों का उपभोग करेंगे। कुछ लोग हैं जो उसको बनाएंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कुछ लोग होंगे जो उसको बाय करेंगे, खरीद के उसका उपभोग कर लेंगे। सो ये दोनों ही काम क्या हो रहे हैं? अर्थव्यवस्था के अंदर हो रहे हैं। उत्पादन भी यही हो रहा है और इसका उपभोग भी यही हो रहा है। यहीं के लोग जो हैं उत्पादन कर रहे हैं, कुछ लोग ABC लोग उत्पादन कर रहे हैं और XYZ जो हैं वो इसका उपभोग कर लेते हैं, यहीं पे उसको यूज करके खत्म कर देते हैं। मतलब ना तो हम इस उत्पादन को कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही विदेश के किसी देश से यानी इंटरनेशनल मार्केट से कोई ना सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आयात कर रहे हैं। मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल ट्रेड से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा। इसी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। बट अगर आप रियलिटी में देखो तो आज के टाइम पे आपको कोई ऐसा कंट्री नहीं मिलेगा जिसकी अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी हो। बहुत ही रेयर एंड रेयर केस में कोई हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट यहाँ अभी कोई ऐसा नहीं मिलेगा। सभी ने अपने जो मार्केट हैं वो ओपन कर दिए हैं। सारे देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है और अमेरिका का आप एग्जांपल्स देख ही रहे हैं आजकल क्या कर रहा है। रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं, उसने 50% टैरिफ लगा दिया, हालांकि वो उसकी अपनी पर्सनल खुंदस है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट वो कहे ऐसा ही रहे हैं, चाहे वो खुद खरीद रहे हैं सामान रशिया से, लेकिन वो इंडिया को ऐसा बोल रहे हैं। सो यही है इंटरनेशनल मार्केट से ट्रेड करना, ठीक। सो क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है ना, एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट, कुछ नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम टर्म यूज करते हैं वो भारत के या किसी देश की बाउंड्री के बाहर से सामान का आयात और निर्यात करना, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। लेकिन क्लोज इकोनॉमी में बाहर से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, अपना अंदर ही हम उत्पादन करते हैं, यही हम इसका उपभोग कर लेते हैं। ये है कॉन्सेप्ट। अब नाउ ऑप्शंस हैं। क्लोज इकोनॉमी क्या है? निर्यात बंद, नो एक्सपोर्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है। आयात निर्यात बंद, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, ये भी बात ठीक है। आयात बंद, नो इंपोर्ट, ये बात भी ठीक है। नियंत्रित पूंजी यानी कंट्रोल्ड कैपिटल, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक। सो केवल ऐसा नहीं है केवल एक्सपोर्ट बंद कर देने से क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी, इंपोर्ट करेंगे तभी भी तो क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। केवल इंपोर्ट बंद करने से एक्सपोर्ट करेंगे तो क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी, नहीं। ना तो हम आयात करते हैं ना ही हम निर्यात करते हैं। नो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन, आयात एंड निर्यात जो है दोनों ही बंद कर देते हैं, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। फाइन। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ आ रहा होगा। और इसमें आप अच्छा एक ब्यूटी क्या है इस क्लास की कि जिन लोगों ने कभी भी इकोनॉमी छुई ही नहीं है
उन लोगों को भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि क्या नए क्वेश्चन से समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि प्रीलिम्स में जितनी आवश्यकता है वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रही हूँ। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी, इंडियन इकोनॉमी कैसी है? सो विकसित है, डेवलप्ड है, अविकसित है, अनडेवलप्ड है, विकासशील है, डेवलपिंग है या पिछड़ी हुई है? आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। सो पहले थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद आप ही आंसर बताएंगे, मेरे बताने से पहले ही आप लोग इसका आंसर कर देंगे, ठीक है? सो भारतीय अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो कैसी है? अभी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेंस में पढ़ रहे थे, मिक्स्ड इकोनॉमी के सेंस में पढ़ रहे थे, इंडिविजुअल और प्राइवेट, इंडिविजुअल एंड स्टेट के डेवलपमेंट के, उनके सार्वजनिक हितों के, उनके हित साध रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे। हम एक अलग सेंस में हम पढ़ रहे हैं, अलग सेंस में। देखो पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि देखो विकसित, अविकसित या अल्प विकसित, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए समझिए इस चीज़ को कि भारत जो है कॉलोनी था ब्रिटेन की। जब भारत समझा देती हूँ देखिए एक टाइम था कि भारत पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, भारत पे, इंडिया पे ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था। अब जब ब्रिटेन का उपनिवेश था, कॉलोनी था भारत की, ब्रिटेन की कॉलोनी था भारत। जब कॉलोनी बन जाता है इसका मतलब यह है कि जो भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता है, भारत की जो राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी हमारे देश की जो सत्ता है वो कौन चलाएगा, उस पर्सन को कौन डिसाइड करेगा, सत्ता कौन चलाएगा, ये होती है राजनीतिक स्वतंत्रता। हमारे अपने डिसीजन हम हमारे देश को चलाने के लिए ले पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, दैट इज राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम। और दूसरा हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इन दोनों पर ही ब्रिटेन ने अपना कब्जा कर लिया, ब्रिटेन का कंट्रोल हो गया इन दोनों चीजों पर। जब ब्रिटेन का कंट्रोल हो गया, अगर हमारे पैसों पे किसी बाहरी व्यक्ति का कंट्रोल हो जाए तो क्या वो हमारी इच्छा से हमें पैसे यूज करने देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट करने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लूट करने की कोशिश करेगा। वही काम कर रहा था ब्रिटेन, वही काम कर रहा था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका बहुत शोषण किया। हम एक अच्छी खासी इकोनॉमी बनके काम कर रहे थे विश्व में, लेकिन इतनी लूटपाट भारत के अंदर बची, उसके पहले मुगलों का शासन, फिर ब्रिटेन का शासन, इतनी लूटपाट मची कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको अविकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं। सो ये जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था एक्चुअली में विकासशील है। देखो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? विकासशील है, डेवलपिंग है, डेवलपिंग है। अब देखो एक जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है उसको आप दो टर्म्स में समझिए। कैसे? इसमें अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के भी लक्षण मिलेंगे। इसमें आपको विकसित यानी डेवलप्ड इकोनॉमी के भी लक्षण मिलेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था के भी लक्षण मिलेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था के भी लक्षण मिलेंगे। भाई कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये पेन यूज कर लें क्या? देखो अब इसमें क्या आपको मिलेंगे। देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है कृषि की प्रधानता होगी। जो अर्थव्यवस्था है वहां पे कृषि प्रधान देश होगा, कृषि की प्रधानता होगी, बहुत सारी पॉपुलेशन होगी, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी। अच्छा कृषि पर जनसंख्या का दबाव होगा, कृषि पर
जनसंख्या का दबाव होगा, जनसंख्या का दबाव होगा। प्रति व्यक्ति आय निम्न होगी, प्रति व्यक्ति आय निम्न होगी, निम्न होगी, निम्न होगी। इसके अलावा हम देखें तो औद्योगिकरण हो तो रहा होगा लेकिन वो उस मात्रा में नहीं हो रहा होगा। संरचनात्मक जो ढांचे होंगे जिनकी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो उस लेवल पे नहीं हो रहा होगा जिसकी आवश्यकता है, ठीक है। औद्योगिकरण भी कम होगा, औद्योगिकरण जो है वो कम होगा। ये लक्षण होते हैं एक अच्छा बेरोजगारी भी आप इसमें लिख लीजिए, बेरोजगारी होगी। हाँ भी ये तो हमने पढ़ा, औद्योगिकरण जहाँ ज्यादा होता है वहीं तो रोजगार ज्यादा मिलता है, और भी सेक्टर्स में मिलता है, लेकिन ये लक्षण है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के। लेकिन केवल यही लक्षण भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। कैसे? क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के, डेवलप्ड इकोनॉमीज के जो लक्षण हैं वो भी भारत की अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। जैसे वो कौन कौन से लक्षण हैं? जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास डिजिटल पेमेंट है और विदेशी भी इसको सीख रहे हैं। इंडिया के पास डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इंडिया के पास ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया का साइंस एंड टेक बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंडिया का आईटी का बहुत विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है इंडिया के अंदर मेट्रो है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दैट मीन्स कि डेवलप्ड कंट्रीज के लक्षण भी भारत के अंदर हैं और डेवलपिंग जो अल्प विकसित है उसके भी लक्षण हैं। इसको बोलते हैं विकासशील यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। ये लक्षण भारत के अंदर पाए जाते हैं। मैंने आपको ये चीज समझाई, अब आप कीजिए क्वेश्चन सॉल्व। भारत की जो अर्थव्यवस्था है अल्प विकसित यानी जो अविकसित या अल्प विकसित उसको एक ही बात है, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था है क्या भारत की? डेवलप्ड है? नहीं, विकसित नहीं है, क्योंकि अल्प विकसित के भी हमने लक्षण देखे हैं, अनडेवलप्ड के भी हमने इसमें क्या है विकसित है? नहीं, डेवलप्ड के भी तो लक्षण हमने देखे हैं। विकासशील बिल्कुल ये है, दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं, पिछड़े हुए नहीं हैं हम। वेस्टर्न कंट्रीज को चाहे लगता हो हमारी पुरानी मूवीज देख के, लेकिन इंडिया एक पिछड़ी इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और बहुत तेजी से, चाहे कोर सी का जो कॉन्सेप्ट जो ट्रम्प के ब्रेन में आया है कि कोर सी कंट्रीज होनी चाहिए वर्ल्ड की, अगर उसमें इंडिया का नाम है, दैट मीन्स हम ये तो नहीं है। और बहुत तेजी से हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बहुत तेजी से हम इसके ऊपर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारी कंडीशन है ये है बिकॉज हमारे पास अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था के लक्षण है वो काफी हद तक हमारे यहाँ पे हैं। जो लक्षण मैंने आपको बताया, इसलिए हम इस कैटेगरी में आते हैं अभी। फाइन, तो सही आंसर इसका होगा विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग कंट्री। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो बतानी है, फीचर्स बताने हैं इंडियन इकोनॉमी की। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, बिल्कुल अभी हमने देखा कि हाँ है। डोमिनेंस है एग्रीकल्चर का भारतीय अर्थव्यवस्था में से। उद्योगों की प्रधानता है, उद्योगों की प्रधानता होती भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो, जब हम उपनिवेशिक काल से, जब हम कॉलोनियल लेगेसी से बाहर निकल रहे थे, जब उससे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे हम देखेंगे जब हम स्वतंत्र हुए हैं हमारे यहाँ शिक्षा बहुत है, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, लोगों की बहुत कम है। लोगों को अगर हमारे पास खाने के लिए प्रॉपर खाना होता तो भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नारा नहीं लगाते कि गमले में भी एक दिन का फास्ट रखिए, अपने गमले में भी फसलें उगाओ। ठीक है, किसानों को मोटिवेट करने के लिए नारे नहीं लगाते वो, जय जवान जय किसान। तो बिल्कुल उद्योग की प्रधानता हम उसके बाद लेकर आए। कृषि को हमने बनाया प्रायोरिटी। सेकेंडरी सेक्टर में हम बेरोजगारी को दूर करना चाहते थे, तो 5 ईयर प्लान में हम ये चीज लेकर आए, लेकिन हम इसमें अभी भी पिछड़े रह गए। चाइना जो है इस क्षेत्र में अच्छा काम करके चला गया, इसलिए वहां पे रोजगार बहुत अच्छा है, हम इस क्षेत्र में पिछड़े रह गए। पिछड़े रहने का रीजन क्या था? क्योंकि नए नए अभी हम उभरे हैं, चोट से नए नए उभरे हैं, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अपनी जनता को सरवाइव करने के लिए बजट नहीं है, फिर ऊपर से पाकिस्तान, कभी चाइना, तो कभी ये सब ये लगा हुआ है।
हमारे बॉर्डर्स पे। सो ऐसे में क्या हो रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है थोड़ी सी चरमरा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चरमरा रही है और हमें उभरने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सो इस इंडस्ट्री में हम थोड़े से पिछड़े रह गए, या फिर कह सकते हैं थोड़ी बहुत हमारी नीतियों की चूक भी यहाँ पे रही है। ठीक, सो सेकंड, ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। हम इस क्षेत्र में हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं है, अभी उस लेवल पे नहीं है, इसकी अभी हमें आवश्यकता है। तो डोमिनेंस नहीं है हमारे पास, उद्योग तो है लेकिन डोमिनेंस नहीं है उद्योगों का, इंडस्ट्री का। ठीक, समझनी है ये चीज आपको। फिर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, तो अभी हमने अल्प विकसित में पढ़ा कि हाँ ये लक्षण है, तो बिल्कुल हमारे यहाँ है ऐसा। बृहद बेरोजगारी, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, आए दिन प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स के चाहे लोगों में आप देखिए कितना असंतोष है, सरकारें बदल जाती हैं। सो नाउ दूसरा ऑप्शन गलत होगा, सही उत्तर आपको चुनना चाहिए। ये भी ध्यान देना है कि सही पूछा है गलत, ये भी ध्यान देखना। सबसे पहले क्वेश्चन पर सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ठीक, फिर आप ऑप्शंस को पढ़िए। सो दूसरा ऑप्शन जहां होगा ये गलत है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें सही बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, तो तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन गलत है। 1, 3 और 4 ठीक होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? अब देखिए आपसे पूछा कि नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी का फीचर नहीं है, ये बताना है आपको कि कौन सा नहीं है। सो धन की न्यून कार्य क्षमता, लो एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, प्रति व्यक्ति आय कम है, लो पर कैपिटा इनकम है, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर है, तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, थोड़ा सा समझा देती हूँ। धन की न्यूनतम कार्य क्षमता, इसका मतलब ये होता है लो एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का, देखो कीवर्ड आपको सब समझने, अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसका मतलब होता है धन का कि जो आपके पास पैसा है उस पैसे का मैक्सिमम यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास आपके पास बहुत अच्छा यूथ है, एकदम ऐसे हट्टे कट्टे लोग आपके पास हैं, लेकिन आप उनको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके पास जो धन है उस धन का मैक्सिमम यूज नहीं कर पा रहे हैं, उससे अच्छे आउटपुट्स, अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे आउटकम्स, सोशल वेलफेयर नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि धन की जो न्यूनतम कार्य क्षमता है, न्यूनतम आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो ये बात सही है, ये बात सही है। प्रति व्यक्ति आय कम है, तो वो तो बिल्कुल है, हमें पता है कि प्रति व्यक्ति आय कम है। पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर है, न्यूनतम दर कैसे है? कैपिटल फॉर्मेशन का लो रेट है। कैसे लो रेट है? कि पूंजी निर्माण में, कैपिटल फॉर्मेशन में आप क्या करते हैं, नई नई मशीनरी बनाना, नई नई इमारतें, नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन उसकी दर बहुत कम है। उसका जो रेट है, जिस रेट से, जिस स्पीड से हमें काम करना चाहिए, वो स्पीड थोड़ी स्लो है। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, पैसा भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक, सो ये रेट बहुत कम है, स्किल्स भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी बिल्कुल नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज की लैग बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे, आप झारखंड में देखिए, आयरन ओर मिलता है, कोयला मिलता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आपको मिलेंगी। गुजरात की खंबात की खाड़ी से लेके आप कहीं भी जाए, मुंबई हाई में ये सारी चीज़ें मिलती। तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी भारत के अंदर नहीं है, ये चीज़ आपको देखनी होगी। सो भारत की अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन आपका गलत होगा, डी ऑप्शन आपका गलत होगा। और ये पूछा है यूपी पीसीएस मेंस में, हालांकि अब तो मेंस रिटन का आता है यूपी पीसीएस में, लेकिन एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में ऑब्वियसली रिपीट कर सकता है। दूसरे एग्जाम्स में आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? तो बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट द इंडियन इकोनॉमी एज अ डेवलपिंग कंट्री? डेवलपिंग कंट्री। सो कौन कौन से लक्षण हैं वो बता देते हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय बिल्कुल सही है, ये हमारी विकासशील, विकासशील में हमारी दोनों आ रहे हैं क्योंकि अल्प विकसित के लक्षण भी होंगे, तो बिल्कुल ये है। एग्रीकल्चर एज अ मेन ऑक्यूपेशन है भारत के अंदर। प्रच्छन्न बेरोजगारी है भारत के अंदर। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ा सा बता देती हूँ। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जैसे 5 बीघे का कोई खेत है आपके पास, कोई लैंड है, इस लैंड में 10 लोग, इस लैंड में केवल 7 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन फैमिली में मेंबर हैं 10, बाकी के 3 लोग क्या करें, वो भी इसी में लगे हुए हैं, वो भी इसी में लगे हुए हैं। सो 7 लोग मिलके जितना आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, जितना उत्पादन कर रहे हैं,
वो मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा उत्पादन उस खेत में हो ही नहीं सकता। लेकिन ये 3 लोग भी लगे हुए हैं, इन तीनों के लगने से भी उत्पादन बढ़ेगा नहीं। तो इन तीनों को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगार, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको बोलते हैं। सो बिल्कुल ये लक्षण, अब जो काम ही नहीं है तो क्या करेंगे, खेतों में लगेंगे, क्या करें सब। फिर और मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, लो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज ऐसा इसलिए है, ये भी सही है, बिकॉज हम अपने जो ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की कमी रह रही हो, स्वास्थ्य की कमी रही हो, उनको फैसिलिटीज़ हम नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। सो अभी ये हो रहा है काफ़ी हद तक, ठीक। नेक्स्ट है प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना चाहिए, हाई पर कैपिटा प्रोटीन कंजम्पशन होना चाहिए। तो ये तो जिम के रेफरेंस में आप बोल सकते हैं, खैर मजाक कर रही हूँ मैं इस चीज़ का कि प्रोटीन का अगर प्रति व्यक्ति का उच्च सेवन जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लक्षण हैं, भारत के अभी लक्षण नहीं है। भारत में तो कुपोषण बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक। मोटापे के शिकार भारतीय बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो डी ऑप्शन जो है वो आपका गलत होगा। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर देना है, पूछा है कि विकासशील श्रेणी की दर्शाती है, तो 1 2 3 दर्शाते हैं, 103 जो है वो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है कौन सी। द जनरल फीचर्स ऑफ अ लेस डेवलप्ड इकोनॉमी आर, प्रति व्यक्ति आय निम्न होना, लो पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा। पूंजी निर्माण की निम्न दर, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, ये भी सही है। इसके लक्षण पूछे हैं, निम्न आश्रित अनुपात, लो डिपेंडेंसी रेशियो, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, हाई वर्किंग फोर्स इन टर्सरी सेक्टर। अच्छा बताइए, अगर टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उससे क्या हम अल्प विकसित हैं? नहीं भाई, ये डेवलप्ड कंट्री का लक्षण है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ वर्किंग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इनकम हो रही है, आय सुनिश्चित हो रही है, तो देश की जीडीपी बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये कहाँ अल्प विकसित हैं? तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, बिकॉज पूछा अल्प विकसित के लक्षण। निम्न आश्रित अनुपात, अब देखो एक फैमिली में 5 मेंबर है, 5 में से केवल 1 मेंबर है जो कमाता है, बाकी के जो 4 मेंबर हैं वो इस पे डिपेंडेंट हैं। तो इसमें क्या होगा, कंपैरेटिवली इन लोगों कंजप्शन करने वाले लोग ज़्यादा हैं, खर्चा करने वाले लोग ज़्यादा हैं और कमाने वाला व्यक्ति केवल 1 है। तो ये जो है ये अल्प विकसित रहेंगे, ये कभी डेवलप करने में बहुत मुश्किलें इन लोगों को आएंगी। लेकिन एक फैमिली है जिसमें से 3 लोग कमाते हैं और 2 लोग इस पे आश्रित हैं, कंपैरेटिवली इसमें आश्रित लोगों की संख्या कम है, तो ये इनसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। ऐसी फैमिली जिसमें 4 लोग कमाते हैं और केवल जो हाउस वाइफ है एक पर्सन वो इन पे डिपेंड है, तो सबसे कम जो है इनमें होगा, सबसे कम होगा कि लाइक इनके गरीब होने के जो लक्षण हैं, जो क्षमताएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सबसे कम होंगी। तो बिल्कुल आश्रित अनुपात इसमें सबसे कम है, निम्न है, तो निम्न आश्रित अनुपात रहेगा। तो अल्प विकसित थोड़ी विकसित हो जाएंगे, वो तो अच्छा कमाएंगे, अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल को जिएंगे। सो इसमें तीसरा चौथा तो गलत ही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। फाइन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन की हेतु पहली बार, अब देखो ये टॉपिक आपका थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो रहा है, सो ये यहाँ तक हमने एक ही कॉन्सेप्ट पे बात करी है, इस क्लास में अभी इतना ही पढ़ेंगे। फिर वो दूसरी समितियाँ क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक प्रीलिम्स में एक फैक्ट छोटा सा, वो उस क्वेश्चन को देख के मुझे याद आ गया कि कीन्स थे जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था, उसको आपको याद रखना है। कीन्स थे जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? कीन्स ने दिया था, ये आप याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में। सो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। जो पढ़ाया है उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, और रिवीजन जो करने का तरीका होता है वो आप डेली रिवीजन कीजिए। जितना भी आपने दिन भर में पढ़ा उसको रात को आप पढ़ के सोइए, रिवाइज करके सोइए, फिर वीकली रिवीजन कीजिए। एक दिन वीक में ऐसा निकालिए जिसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, पूरे वीक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। फिर मंथ के एंड में आपको रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है, उसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, 2-3 दिन निकालिए आराम से, उसमें केवल और केवल रिवाइज कीजिए, रिवाइज। सो डेली, वीकली एंड मंथली आपको रिवाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए, एंड थैंक यू सो मच।